गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। देखिए मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, 3 भागों में बांटा गया था। फिर मध्य उच्च प्रदेश को अपन ने 5 भागों में बांटा था। कल की कक्षा में अपन ने पढ़ा था मालवा का पठार। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार बोला? बुंदेलखंड का पठार। आपको दिख रहा है अपन क्या पढ़ रहे हैं? बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? वो 2 पढ़ चुके हैं, आज अपना तीसरा वाला पठार है, जिसमें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उत्तर एवं पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। अगर इसकी अपन स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति आपको दिख रही है कि इसके पश्चिम में, कहां पर? इसके पश्चिम में मालवा का पठार एवं उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार। इसके देखिए दक्षिण में रीवा पन्ना का पठार और इसके पूर्व में क्या है भैया? उत्तर प्रदेश स्थित है। दिखा है आपको। इसकी स्थिति की बात करें अपन, इसकी स्थिति क्या है तो इसकी स्थिति देखने जा रहे हैं अपन कि इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए इसकी स्थिति की बात करें, मध्य भारत के पठार के पूर्व में स्थित है। कहां है भैया? मध्य भारत के पठार के पूर्व में। कहां पर है? मध्य भारत के पठार के पूर्व में स्थित है। स्थिति दिख रही है। अब स्थिति इसकी हो गई। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो देखिए ये राज्य के 7.7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला है? 7.7% क्षेत्रफल पर फैला है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। अब बात कर रहे हैं अपन इसके निर्माण की बात करते हैं कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो देखिए बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण होता है वो होता है ग्रेनाइट एवं नीस सैल चट्टानों से। किससे होता है भैया? सैल चट्टानों से। यानी ग्रेनाइट एवं नीस सैल चट्टानों के क्षरण से बुंदेलखंड के पठार का निर्माण होता है। ये क्या होती है ग्रेनाइट एवं नीस सैल चट्टानें? जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भ हलचल होती है, जिससे क्या होता है? लावा पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में पाया जाता है एवं खोलती हुई अवस्था में पाया जाता है। वही लावा जब पृथ्वी की कमजोर सतह को तोड़कर पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। कहां? ऊपर आता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और वो चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। उन्हीं चट्टानों को हम ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानें बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानें। इन्हीं चट्टानों के टूट फूट से एवं क्षरण से किस पठार का निर्माण होता है? बुंदेलखंड के पठार का निर्माण होता है। ये बात समझ में आई? निर्माण हो गया। अब देखिए ग्रेनाइट एवं नीस सैल चट्टानों से इसका निर्माण हो रहा है, तो इस पठार की मिट्टी कैसी होगी? तो इस पठार की जो मिट्टी है वो कैसी है? लाल पीली। कैसी है? लाल पीली एवं कछारी मिट्टी है। कैसी भैया? लाल पीली एवं कछारी मिट्टी है। अब देखिए लाल पीली मिट्टी वैसे तो यह पीली रहती है, लेकिन इसमें फेरिक ऑक्साइड तत्व की अधिकता रहती है। इस कारण ये कैसी होती है? लाल पीली मिट्टी होती है। अब बात कर रहे हैं कि ये लाल कब हो जाती है? जब वही फेरिक ऑक्साइड जल से क्रिया कर लेता है। किससे? जल से क्रिया करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? लाल कलर में वह मिट्टी बदल जाती है। किस कलर में बदल जाती है? लाल। वैसे सामान्यतः पीली दिखती है, तो इसकी मिट्टी हो गई कि मिट्टी कैसे कलर की है? लाल पीली एवं कछारी। अब इस क्षेत्र की प्रमुख फसलों की बात करें कि इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है, तो इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है? देखिए ये गेहूं, ज्वार, तिलहन, गेहूं, ज्वार, तिलहन,
ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। क्या है? गेहूं, ज्वार, तिलहन। इनका क्या होता है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी इस कारण से ज्वार या प्रमुख कह सकते हैं सब में मोटे अनाज ज्वार बाजरा का भी यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब बात कर रहे हैं तो इस पठार से होकर कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कि इस पठार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं बेतवा, सिंध, धसान। देखिए बेतवा की बात कर रहे हैं वो, देखिए बेतवा क्या है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये बात समझ में आई आपको कि बेतवा हो गया, सिंध हो गया, धसान हो गया, कैन हो गया, कैन नदी भी, इसके अलावा पहुंच नदी भी। ये नदियां क्या है, किस पठार से होकर बहती हैं, किस पठार से होकर बहती हैं, बुंदेलखंड के पठार से होकर बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हो गई, समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं इस पठार की वनस्पति कैसे, यानी कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। तो वनस्पति में अपन बात कर रहे हैं, खैर हुआ, खैर का वृक्ष हुआ, नीम का वृक्ष हुआ, किसका, खैर का हो गया, नीम का हो गया, महुए का हो गया, तेंदू पत्ता हो गया जिससे बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, महुए से शराब वगैरह बनाई जाती है, खैर वृक्ष से अपन कट्ठा बनाते हैं। इन सारी ये प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पठार में ये बीटा पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ की हम बात करते हैं वनस्पतियों के अलावा यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। क्या खनिज संपदा की दृष्टि से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही कम खनिज पाए जाते हैं, सिर्फ अगर हीरे को छोड़ दिया जाए तो ये पठार जो है हीरे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के उत्खनन के लिए क्या प्रसिद्ध है, वो भी कौन सा जिला प्रसिद्ध है भैया, छतरपुर। कौन सा, छतरपुर। छतरपुर में क्या है, छतरपुर में हीरे के भंडार पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, हीरे के भंडार। कहां पर पाए गए हैं, छतरपुर जिले में। छतरपुर के कौन से स्थान पर, पक्षपाल स्थान पर। अगर बात की जाए छतरपुर के किस स्थान पर है तो वो पाए जाते हैं बक्षपाल स्थान पर। ये बात समझ में आई, कहां पर, छतरपुर में। खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर सबसे बहुमूल्य खनिज क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीरा। अब ये देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा क्या है, हीरे है। इसके बाद अपन इसको थोड़ा बैठ देते हैं, दोबारा आगे देखते हैं, चलते हैं। ये बात इतनी समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसके आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर खनिज हो गया अपना। इस पठार की चोटी की बात कर लेते हैं कि इस पठार की चोटियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए इस पठार की अगर चोटी की बात करें या अपन चोटियां कहें तो इस पठार की सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भैया अपनी कौन सी है, सिद्ध बाबा। कौन सी है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। कौन सी है, सिद्ध बाबा। कितने मीटर हाइट है इसकी, 1172 मीटर ऊंची है। और ये कहां पर स्थित है, ये दतिया जिले के अंतर्गत आती है। किस जिले के अंतर्गत आती है, दतिया जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अन्य चोटियों की बात करें, विंध्य, भोना, भांडेरी, ये इस पठार की अन्य चोटियां हैं। आपको बस इतना याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बुंदेलखंड के पठार की अगर बात की जाए सबसे ऊंची चोटी है भैया कौन सी,
सिद्ध बाबा। कितनी हाइट है इसकी? 1172 मीटर। ये बात आपको याद रखनी है, समझ गए। इसके अलावा विंध्यन, खोना, भांडेरी भी इस पठार की अन्य चोटियां हैं। अब देखिए चोटियों की बात कर ली गई है, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर इसके देखे जाए कि इस पठार के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अन्य तथ्यों की बात कर रहे तो ये पठार देखिए, आपने सुना होगा नल एवं दमयंती। क्या? राजा नल एवं दमयंती, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राजा नल एवं दमयंती की प्रेम कथाओं के लिए भी यह पठार प्रसिद्ध था, जिसमें राजा नल और दमयंती ने आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा, फिर भी इनकी प्रेम कथाएं इतनी प्रसिद्ध थी कि जब दमयंती के पिता ने स्वयंवर के लिए लोगों को बुलाया गया, क्या स्वयंवर होता था तो क्या लड़की को दूल्हा चुनने का अवसर दिया जाता था, उसमें बहुत दूर से संपूर्ण भारत से राजा महाराजा आते थे, इसलिए लड़की जिसको चुन ले उससे शादी हो जाती। तो इनके बीच इतना प्रेम था कि राजा नल के रूप में इंद्र, वरुण, अन्य देवतागण इनका रूप धारण करके आए नल का, लेकिन फिर भी इनके बीच इतना प्रेम था, दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। पहचानने के बाद इनके गले में माला डाल दी और इनकी शादी हो गई। इसके बाद क्या होता है, राजा नल अपने ही अन्य भाइयों से जुए में अपना पूरा साम्राज्य हार जाते हैं, अपना पूरा साम्राज्य हार गए। तो फिर क्या है, अपना क्षेत्र छोड़कर चले जाते हैं। तो रानी दमयंती दुखी के कारण अपने घर वापस पहुंच जाती है, वो तो अपने मायके पहुंच जाती है। इसी समय काल के दौरान राजा नल को एक सांप काट लेता है, जिसके कारण इनका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। अब उधर रानी दमयंती के पिता रानी की दूसरी बार विवाह की तैयारी करते हैं, शादी के लिए फिर से स्वयंवर रचा जाता है। तो फिर क्या होता है, बाद में फिर से लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच इतना प्रेम था कि रानी दमयंती राजा नल को पुनः पहचान लेती है, इतने काले होने के बाद भी। और फिर क्या होता है, इनके बीच में क्या हो जाता है, शादी फिर से हो जाती है और फिर ये अपने राज्य क्षेत्र वापस जाते हैं और पुनः जुए में अपना पूरा साम्राज्य जीत लेते हैं। तो ये थी राजा नल एवं दमयंती की प्रेम कथा। तो ये किस पठार से संबंधित है, राजा नल एवं दमयंती की प्रेम कहानी? क्या भैया प्रेम कहानी किस पठार से संबंधित है? बुंदेलखंड के पठार से। किससे? ये ऊपर लिखा ही है, बुंदेलखंड के पठार से। इनकी कथाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पठार में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? इस पठार के प्रमुख मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पीताम्बरा पीठ मंदिर, पीताम्बरा पीठ मंदिर, ये अपना दतिया में है, दतिया जिले के अंतर्गत आता है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मंदिर की बात करें अपन तो चतुर्भुज मंदिर। कौन सा मंदिर? देखिए इस पठार के अगर हम मंदिरों की बात करें, कौन सा? राम लला मंदिर, ये अपन हरद्वार मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये अपना ओरछा में पड़ता है। कहाँ पर? ओरछा जिले में। किस जिले में? ओरछा। ओरछा की बात करें तो किस नदी के किनारे पड़ता है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। समझिए मेरी बात कि रामलला मंदिर, पीताम्बरा पीठ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये सब प्रसिद्ध है। कहाँ? बुंदेलखंड के पठार में क्या है, ये प्रसिद्ध क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड आला उदल के स्वर्ण का वर्णन भी किया गया है। इस पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, किसका? आल्हा, सही से लिख देता हूं, आल्हा उदल के स्वर्ण का मतलब समझते हो?
स्वर्ण का वर्णन भी मिलता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड के पठार में। यानी कि ये जो आला ऊदल की जो गाथाएं हैं आज भी प्रसिद्ध है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। ये कौन थे? एक सेनापति थे। कौन थे? सिर्फ सेनापति थे। किसके सेनापति थे? ये आप कमेंट में बताएंगे कि आला ऊदल जो थे किसके सेनापति थे, किसके दरबार में रहते थे। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हुई कि बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? उत्तर एवं पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम में हम देख रहे हैं मध्य भारत का पठार एवं मालवा का पठार। इसके दक्षिण में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। यह राज्य के 7.7% पर फैला है।